नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20.79 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। सड़कों, शासकीय आवासों, जन सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य होंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिलेगी गति। नैनीताल के लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल गुरमीत सिंह और गणेश जोशी ने वीरता पदक विजेताओं और पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। उत्तराखंड को बताया वीरों की भूमि। नैनीताल हाईकोर्ट ने उम्र कैद पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई मामले में स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से पूछा क्यों नहीं छोड़ा गया अब तक कैदियों को। कोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा जवाब। रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। गंगनहर पटरी पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। यूपी निवासी दंपति 100 फीट गहरी खाई में गिरे, दोनों की मौके पर मौत। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में मौसम के 2 रंग। पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी, मैदानों में हीट वेव का अलर्ट। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ क्षेत्र में बर्फबारी। काशीपुर 44 डिग्री के साथ सबसे गर्म। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून समेत राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 करोड़ 79 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। यह धनराशि विभिन्न सड़कों और शासकीय आवासों के निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के लिए दी गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके तहत चंपावत के चनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के आवास, नागरिक सुरक्षा कार्यालय भवन निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई। वहीं टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में विभिन्न मोटर मार्गों के सुधारीकरण, डामरीकरण कार्यों को मंजूरी मिली। इसके अलावा देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 से रायपुर तक 4 लेन एक्सिस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण, चमोली, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में शौचालयों के निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नैनीताल के लोक भवन में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीरता पदक विजेता पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने उत्तराखंड को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा में यहाँ के वीर जवानों का योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहा। एक शाम सैनिकों के नाम, ये चौथा सीरियल था उत्तराखंड के अंदर में जब से ये इनिशिएटिव पहल शुरू की है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमने अपने हर सैनिक को, हर वेटरन को, हर वीर नारी को, वीर माता को, वीर परिवारों को आज नमन किया है, उनको ट्रिब्यूट पे किया है। और आज सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि ऑप सिंदूर के अंदर में जिन्होंने उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों ने जो बहुत ही सुंदर एक्सेप्शनल कार्य किया था, उनको आज सम्मानित किया गया है। ये एक शाम सैनिकों के नाम चौथा इवेंट है पिछले 2 सालों में। ये हर साल देहरादून में और जनवरी में और मई जून के महीने में नैनीताल में होता है। आप देख ही सकते हैं अंदर कितने पूर्व सैनिक पूरे कुमाऊं मंडल से आए हैं। उनमें और जो उत्तराखंड के वर्तमान में ऑफिसर्स, जेसी और जवान जो सेवारत हैं और जिन्होंने पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर या CICT ऑपरेशंस में गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट सम्मानित कर रही है। गवर्नर साहब ने सम्मानित किया, महामहिम गवर्नर साहब ने और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई न होने पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि याचिका दायर करने वाले कैदियों को अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कैदियों का आरोप है कि ये उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
उत्तराखंड में विभिन्न विकास योजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। नैनीताल पुलिस ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत स्पष्ट किया कि सड़कों और खुले में नमाज अदा नहीं की जाएगी। शांति समिति की बैठक में तय किया गया कि नमाज सिर्फ निर्धारित धार्मिक स्थलों पर ही पढ़ी जाएगी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक यदि फ्लैट्स मैदान जैसे सरकारी मैदान में नमाज अदा करनी है तो आयोजकों को संबंधित जिम्मेदार विभागों से पहले ही लिखित अनुमति लेनी होगी। उन सभी लोगों से ये अपील की गई है कि सड़कों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी नमाज को तय वक्त पर जो डेजिग्नेटेड प्लेस हैं उन्हीं जगहों पे अदा करेंगे। साथ में ही किसी भी तरह का जो ट्रैफिक का व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा, इस बात पे सहमति बनी है। कमेटी के लोगों से बातचीत कही गई और उनके द्वारा ये बताया गया कि हर साल डीएसए ग्राउंड में की जाती है। उनसे हमने ये अनुरोध किया है कि यदि डीएसए ग्राउंड में ये नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी तो उसकी अनुमति प्राप्त कर लें। प्रशासन और पुलिस के पास लिखित अनुमति होना आवश्यक है, उनको दिया जाना जरूरी है। चंपावत जिले के टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित चौड़ाईकरण के विरोध में सैकड़ों की संख्या में प्रभावित परिवारों ने तहसील पहुंचकर के सामूहिक और व्यक्तिगत आपत्तियां दर्ज कराई। टनकपुर बनबसा बाईपास बनाओ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर घनी आबादी क्षेत्र के बजाय बाहर से बाईपास निर्माण की मांग की। समिति का कहना है कि वर्तमान प्रस्ताव से बड़ी संख्या में आवासीय भवन, दुकान, स्कूल प्रभावित होंगे, जिससे हजारों लोगों के सामने आजीविका और विस्थापन का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 27 तारीख तक आपत्तियां लगनी थी। इसके निमित्त हमारे टनकपुर और जो बनबसा नगरी क्षेत्र है, ये बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और एक बहुत व्यस्ततम शहर है। और इसके बाहर से हम लोगों की मांग है कि एनएच में एक हाईवे के यहाँ से बनाने की बजाय, शहर के बीच से बनाने के बजाय, हम लोग चाहते हैं कि अपना शहर को छोड़ते हुए ये जो अपना हुड्डी है, हुड्डी नदी से छीनी गोट होते हुए इधर से ककराली गेट पार्क कहीं भी इसको एनएच में मिलाया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। स्कूलों में बच्चे सुबह जाते हैं आते हैं तो उसमें एक दुर्घटना होने की हमेशा एक परेशानी बनी रहती है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लिब्बर हेड़ी गांव के पास गंगनहर पटरी पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार यूपी निवासी दंपति उछलकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरे। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। उत्तराखंड के लोहाघाट में रोडवेज बस स्टेशन और छमनिया वर्कशॉप के निर्माण का काम 1 साल बीतने के बाद भी बजट के अभाव में अटका हुआ है। एससीपी योजना के तहत 7 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था ने एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया, लेकिन अब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई। पक्का भवन न होने के कारण रोडवेज कर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस योजना के प्रस्ताव पर पूर्व में खुशी जताने वाले स्थानीय निवासी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों ने शासन से जल्द बजट जारी करने की मांग की। एसएसआई ऑफिस बनना था, यहाँ पर चालक प्रचालक विश्राम गृह बनना था और वर्कशॉप में गवर्नमेंट कार्यालय बनना था, एजीएम ऑफिस बनना था। तो इसमें अभी पेयजल निर्माण निगम को दिया गया था, कार्यदायी संस्था है, तो लगभग 8 करोड़ धनराशि स्वीकृत हो गई है इसमें। और पेयजल निर्माण निगम द्वारा इसका प्लान रेडी कर दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है, तो प्रक्रिया भी गतिशील है इसमें पेयजल निर्माण निगम द्वारा। दिक्कतें तो काफ़ी हैं, ये टपकता भी है, काफ़ी पुराना है और फाइलों का रखरखाव यहाँ पर सही नहीं हो पाता है।
लोहाघाट क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एसडीएम कार्यालय में तैनात 2 महिला पीआरडी कर्मियों पर एसडीएम कार्यालय के पास बंदरों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला पीआरडी कर्मी पुष्पा को काफी चोटें आईं। बंदरों के हमले में दूसरी पीआरडी कर्मी निर्मला बिस्ट भी चोटिल हुई। महिला पीआरडी कर्मियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग डंडा लेकर पहुंचे, तब जाकर दोनों महिला कर्मियों को बंदरों के चंगुल से छुड़ाया गया। इसके बाद लोहावती वार्ड सभासद रेणु के द्वारा तहसील के वाहन से उन्हें लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर वसीम के द्वारा बंदर के हमले में घायल हुई महिला पीआरडी कर्मी पुष्पा का उपचार किया गया। अभी जो है 15 मिनट पहले की बात है और वहाँ मैं भी थी। तो हम लोग जो है महिला जो कर्मी थी हमारी तहसील में, वो कमरा देखने के लिए नीचे जा रहे थे और कमरा देखते देखते जो बंदरों का जो आतंक है, तो पूरा बंदरों का जो झुंड है उनके पीछे पड़ा और महिला घायल हो गया। और महिला के हाथ में भी काफ़ी चोट आई है और चेहरे में भी बहुत चोट आई है। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से निकलते डंडा लेके, तो तब जो है बंदरों से थोड़ा निजात पाया। मैं वन विभाग से अपील करूँगी कि वो बंदरों से यहाँ निजात पाए और हमारे जो है बंदरों का आतंक हर दिन होते हुए आया है। नैनीताल की सबसे ऊंची चाइना पीक पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान मुरादाबाद निवासी 24 वर्षीय साजिद का संतुलन बिगड़ने से वे 50 मीटर गहरी जानलेवा खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल युवक को खाई से बाहर निकाला। युवक के सिर पर चोट आने के कारण प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। आज करीब 5:30 बजे हमें सूचना मिली आपदा कंट्रोल नैनीताल द्वारा कि चाइना पीक पे एक युवक के गिरने की सूचना थी और हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। हमारे वहाँ पहुँचने पर हमारे द्वारा युवक को रिकवर किया गया और फर्स्ट एड उपचार दिया गया। युवक के सर पर चोट थी और उसे स्ट्रेचर के माध्यम से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोड पे लेके आया गया और एम्बुलेंस के माध्यम से हमें उसे हॉस्पिटल के लिए भेजा। युवक साजिद नाम है, पिताजी का नाम खुर्शीद है और ये मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। अपने दोस्तों के फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वहीं रुड़की में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने झोटा बुग्गी यात्रा का नेतृत्व किया और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेसी नेता राजेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आज हर घर त्रस्त है और सरकार जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय उन पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। नारे सड़क के किनारे से लोग लगा रहे, मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। जब आज महंगाई से हर घर त्रस्त है, हर घर दुखी है आज और महंगाई दिन प्रतिदिन थोपी जा रही है। अरे आपने 9 साल तक सस्ता तेल रूस से और ईरान से लेकर के जिन कंपनियों को मालामाल किया, आज उन कंपनियों से कहो ना आगे आकर के क्यों नहीं जो पहले के रेट थे उन रेटों पर डीजल, पेट्रोल, गैस देते हैं लोगों को। आप एक्साइज ड्यूटी माफ करिए, कम करिए, लेकिन बोझ उठाने के लिए क्या आम आदमी है? क्या बोझ उठाने के लिए केवल गरीब है? क्या बोझ उठाने के लिए साधारण लोग हैं? आप लोगों से कह रहे हैं कि बचत करो, हमने कहा ठीक है, मोदी तेरे राज में जो झोटा बुग्गी हाथ में, हम उसको लेकर के चल पड़े हैं। कि हमारे नौजवान जो बहुत ही जुझारू कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हैं विशाल सिंह भोजक, इनका स्वागत समारोह भी था। यहाँ जिला युवा कांग्रेस की बैठक भी थी और इन्हीं के नेतृत्व में आज जो है कांग्रेस ने झोटा बुग्गी यात्रा निकालने की मजबूरी थी। जिस प्रकार से 10 दिन में 8 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ पे ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाना। अगर 8 रुपये जैसा बड़ा अमाउंट बढ़ता है तो 10% महंगाई तो ऐसे ही होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट 10% ऐसे ही बढ़ेगी। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने, चूँकि युवाओं के साथ भी अन्याय हुआ,
छात्रों के साथ भी सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, खाली पदों पर भर्ती नहीं हो रही, महिलाओं के प्रति असुरक्षा का भाव पूरे देश में। वहीं उत्तराखंड के जूनसार बाबर क्षेत्र में पारंपरिक संवैधानिक हकूकों को लेकर के एक बार फिर असंतोष गहरा गया। विकास नगर स्थित जूनसार बाबर भवन में आयोजित खत सियाणा गांव सियाणा और जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों को हक के तहत मिलने वाली माफी की लकड़ी नहीं मिल रही है। साथ ही वर्ग 4 भूमि के विनियमितीकरण और जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी अधिकारियों द्वारा लेट लतीफी की जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी है कि अधिकारों के हनन के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बताया कि बाजुअल अर्ज के द्वारा जो है हमको क्या क्या अधिकार मिले हैं। हमारे जौनसार बावर में खत बन होती थी, जिसमें पूरे खत बन का जो अधिकार थे वो पूरे खत के लोगों के होते थे, और कुछ समय से जो है वन विभाग वाले, राजस्व विभाग वाले हमारे जो अधिकार थे उन पे जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उसी के खिलाफ जो है जन जागरूक एक समिति का गठन हुआ है, और पहले हम जो है शासन स्तर पे वार्तालाप करेंगे। अगर शासन स्तर पे जो है हमको कोई रिलीफ नहीं मिली तो हम जो है कोर्ट में जाने के लिए भी हिचकेंगे नहीं। देखिए, अपने हकों को लेकर जो जौनसार बावर के जो परंपरागत जो अधिकार हैं, उन अधिकारों पर जो लंबे समय से कुठाराघात हो रहा है, उसको लेकर ये लंबे समय से चीज़ें चल रही है। और आज अंततः एक कमेटी गठित हुई है। उन कमेटी में जो कोरम होता है एक को पूरा किया गया, और इसके अलावा ये फैसला लिया गया कि ज़मीनी स्तर पर इस लड़ाई को लड़कर साथ साथ कानूनी रूप से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के कुछ विषय अभी निकल कर आए हैं, फॉरेस्ट के साथ हो, राजस्व के साथ हो, या तमाम अन्य प्रकार की जो चीज़ें वो जो निकल कर आई है, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वास्तव में जौनसार बावर के जो परंपरागत जो अधिकार उन पर कुठाराघात है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमने पूरा विश्वास दिलाया है कि कमेटी के साथ हम पूरी तन मन धन से हैं, और कमेटी का जो भी फैसला इस संबंध में होगा उसके लिए हम आज भी खड़े हैं और भविष्य में भी इनके साथ खड़े रहेंगे, और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचने तक लड़ेंगे। इस मामला सामने आया जहां सोशल मीडिया के जरिए एक नाबालिग लड़की को फंसाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अनस है, जिसने इंस्टाग्राम पर अंश राणा नाम से फर्जी आईडी बनाकर 16 साल की नाबालिग को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि झूठी पहचान के जरिए पहले दोस्ती की, फिर भरोसा जीतकर उसका यौन उत्पीड़न किया। जांच में यह भी सामने आया कि स्थानीय सब्जी विक्रेता मोहम्मद जुनेद ने आरोपी को संरक्षण दिया, बिना आईडी होटल में कमरा दिलाने में मदद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद त्योनी में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोग और संगठनों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। और कल चक्राता में जिस तरीके की घटना, एक अमन तोमर बन के आया हुआ फरमान, जिसके द्वारा 100 से अधिक लड़कियों को क्षेत्र की हिमाचल उत्तराखंड की फंसाई गई, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। और उसके बाद अब ये त्यूनी में घटना, जो 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की, जो कि यहाँ पे कोई मासूम नाम का कोई सब्जी वाला है, उस सब्जी वाले का जो लड़का है, जिसका नाम जो है क्या है, जुनेद है, वो हमारी हिंदू लड़कियों की सेटिंग जो है मुसलमानों के से करा रहा है। और वो जो लड़का है, वो अनस नाम का लड़का, अंश राणा के नाम से आईडी बनाता था, और 1 साल से लड़की को गुमराह करता रहा कि वो हिंदू है। कई बार वो मिलने आया। कल वो यहाँ पे कोई कमरा ले रहा था, और उसके बाद वो धर दबोचा गया। देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भीषण हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में काशीपुर 44 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र रहा। मैदानी इलाकों में फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा, जिसके बाद पारे में गिरावट आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आज तेज हवा, बिजली चमकने के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। इससे पहले सोमवार को चमोली के हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी दर्ज की गई।
तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।